हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं दिलीप नारायण व्यास, वैभव ऑनलाइन क्लासेस से। मुझे पता है आप बहुत समझदार हैं, घर पर हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं, अपने परिवार के सदस्यों का भी भरपूर ख्याल रख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कक्षा 10 का पहला अध्याय स्वर्णिम भारत का इतिहास, उसे रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डाला था। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था मौर्य वंश। मौर्य वंश में हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें था कि मौर्य वंश की जानकारी हमें किन किन ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त होती है, साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है। इसके अलावा हमने अगला टॉपिक किया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार से मगध का शासक बना और चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार शासक बना और बिंदुसार के पश्चात अगला उसका जो पुत्र आता है वो था अशोक। भारतीय इतिहास में अशोक का नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ है क्योंकि इसे भारतीय इतिहास में सबसे महानतम शासकों में से एक माना जाता है। तो आज हम अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अशोक कौन था, वो किस प्रकार से शासक बना और भारतीय इतिहास में उसके महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और कक्षा 10 के अशोक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में भी आज मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। लास्ट जो वीडियोज़ थे उनको आप बहुत अच्छी तरह से देखें, उनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताएं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपनी नोटबुक में उतारें और उसे याद करें। और जिन जिन बच्चों ने ये पूरा वीडियो देखा है वो यस सर करके ज़रूर कमेंट करें। चलिए देखते हैं आगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक शासक बनता है। तो देखिए, अशोक मौर्य वंश का जो पहला शासक था वो था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना था 322 से लेकर 298 BC तक, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व तक। 298 के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार शासक बनता है। वो कब बनता है? 298 BC से लेकर के 273 ईसा पूर्व के मध्य बिंदुसार शासक बनता है। बिंदुसार के पश्चात अगला शासक जो बनता है उसका नाम है अशोक। अशोक को लेकर इतिहास में बहुत सी कंट्रोवर्सी, बहुत से विवादास्पद तथ्य इतिहासकार बताते हैं। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लामा और महाबोधि वंश के अनुसार अशोक जो है वो बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध शासक बनता है। बिंदुसार चाहता नहीं था कि अशोक शासक बने, लेकिन अशोक जो है वो बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध शासक बनता है। इसकी पुष्टि तिब्बती इतिहासकार और महाबोधि वंश बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख अच्छी तरह से किया हुआ है। इसके अलावा एक ग्रंथ है सिंहली अनुश्रुति, जो कि जैन ग्रंथ है। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार ये बताया गया है कि अशोक ने लगभग अपने 99 भाइयों का वध किया था और 99 भाइयों का वध करने के पश्चात अशोक जो है वो मगध का शासक बनता है। कुछ भी हो, ये बात होता है एकदम स्पष्ट है कि अशोक अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध ही शासक बनता है। तो अशोक जो है वो लगभग 273 में बिंदुसार की मृत्यु होती है और लगभग 269 में अशोक शासक बनता है। बीच के जो 4 वर्ष है, 4 वर्षों में उसे अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ता है। अशोक शासक बनने के पश्चात उसने बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उसने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र अशोक को भी श्रीलंका की यात्रा करने के लिए भेजा और अपने बहुत से उसने प्रदेष्टि राज्यों को, युक्तक, अपने जो धम्म महामात्र थे उन्हें विदेशों में यात्राएं करने के लिए भेजा था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अशोक का जीवन परिवर्तन कब होता है? उसका सबसे बड़ा कारण है वह है कलिंग का आक्रमण। कलिंग के साथ अशोक का युद्ध होता है। किसके साथ? कलिंग के शासक के साथ अशोक का युद्ध होता है और उसमें कलिंग का शासक कौन था? नंदराज। कलिंग का शासक था नंदराज। नंदराज के साथ उसका युद्ध होता है और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें इसकी जानकारी की मिलती है कि अशोक का युद्ध कलिंग के शासक नंदराज से होता है। ये युद्ध बड़ा भयंकर और विनाशकारी युद्ध होता है और इस युद्ध में अशोक विजित हो जाता है। विजित होने के पश्चात ऐसा इतिहास में उल्लेख मिलता है कि उसने बौद्ध भिक्षु श्रमण निग्रोध, कौन? श्रमण निग्रोध और उपगुप्त, ये 2 बौद्ध भिक्षु थे। इन दोनों बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म अपना लेता है। युद्ध के पश्चात, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक अपने महलों में आता है और आकर के अपने बौद्ध भिक्षुओं, अपने बौद्ध गुरु को कहता है कि मैंने तो आज कलिंग का युद्ध जीत लिया है। लेकिन उनके बौद्ध गुरु कहते हैं कि अशोक तूने युद्ध तो जरूर जीत लिया है, लेकिन तू आज मानवता की दृष्टि से हार चुका है।
आज तूने अपने लोगों के हृदय में जो स्थान था वो स्थान आज तेरा समाप्त हो चुका है। युद्ध का असली दृश्य मैं आज आपको दिखाता हूँ। ऐसा कहकर के बौद्ध भिक्षु श्रमण, निग्रोध और उपगुप्त जो हैं वो अशोक को युद्ध के मैदान पर लेकर जाते हैं। अशोक का युद्ध के मैदान पर जब लेकर जाते हैं तो युद्ध का जो विभत्स दृश्य था, उस विभत्स दृश्य को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाते हैं। वो दृश्य इतना भयंकर और इतना दर्दनाक था कि चारों तरफ जो सैनिक मरे थे उनके परिजन बिलख बिलख के रो रहे हैं। किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का पुत्र, तो किसी का पति ये युद्ध में मारे जा चुके। दूर दूर तक मरे हुए सैनिकों के लाशों को चील, कौवे, गिद्ध, सियार, भेड़िए, जंगली जानवर नोच नोच कर खा रहे। चारों तरफ बदबू ही बदबू फैली हुई थी। लोगों के रोने की दूर दूर तक आवाज़ आ रही है। और जिन माताओं के जो परिजन मरे थे इस युद्ध में, वो अशोक को वहाँ पर बददुआएं दे रहे थे। ये सारा दृश्य देख करके अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और अशोक ये सोचने लगता है कि मैंने जीवन भर जितने बड़े बड़े युद्ध लड़े और मैंने न जाने कितने सैनिकों का वध किया होगा, कितना नरसंहार किया होगा। और अशोक उसके पश्चात उसी कलिंग के उसी मैदान में, युद्ध के मैदान में अशोक अपनी तलवार को उसी मैदान में डाल देता है, छोड़ देता है और ये निर्णय लेता है कि जीवन में कभी वो युद्ध नहीं करेगा। अब बचा हुआ जो समय है वो मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए कार्य करेगा। तब अशोक ने धम्म की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? धम्म की। इस धम्म की स्थापना के कारण अशोक को भारतीय इतिहास में अमर शासक माना जाता है। एक्चुअल में जो धम्म है वो वास्तव में कोई धर्म नहीं है। इसमें इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो धम्म है वो अशोक के द्वारा चलाया गया कोई धर्म है, लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जो अशोक का जो धम्म है वास्तव में कोई रिलीजन अथवा धर्म नहीं है। अशोक का जो धम्म था वो अपनी जनता के नैतिक कल्याण, उनका नैतिक चरित्र का उत्थान करने के लिए दिए गए उपदेश मात्र थे। अशोक ये चाहता था उसकी जो प्रजा है उनका नैतिक कल्याण हो, प्रजा में बुरी आदतों का त्याग हो, अपनी प्रजा को अच्छे उच्च आदर्श स्थापित करने के लिए उसने उपदेश दिए थे। जैसे बड़ों का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से ज़्यादा धन संग्रह न करना, पशुवध न करना, यज्ञ इत्यादि में पशुओं की बलि न देना, ठीक है ना। इस प्रकार से उसने पवित्र उपदेश दिए थे। यही जो पवित्र उपदेश है वो अशोक के धम्म कहलाते हैं। धम्म जो है वो अशोक का कोई धर्म नहीं था। और अपने धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने अभिलेखों का सहारा लिया था। किसका सहारा लिया था? अभिलेखों का सहारा लिया था। भारतीय इतिहास में अभिलेखों का प्रयोग करने वाला प्रथम शासक अशोक को माना जाता है। ये अभिलेख खुदवाने की प्रेरणा अशोक को कहाँ से मिली थी? ये अभिलेख खुदवाने की प्रेरणा अशोक को ईरानी शासक, कौन सा? ईरानी जो शासक है, ईरानी शासक जिनका नाम क्या था? दारा प्रथम। क्या था? दारा प्रथम। दारा प्रथम से उसे धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अभिलेखों का उपयोग करने की उसने प्रयास किया था। अभिलेख खुदवाने की प्रेरणा उसे दारा प्रथम से मिली थी और उसने अभिलेख, स्तंभलेख, गुहालेख, चित्रों के माध्यम से दूर दूर तो सुदूर प्रांतों तक जहाँ पर अशोक का साम्राज्य विस्तृत था उन प्रांतों तक उसने अपने धम्म की शिक्षाओं का अभिलेखों के माध्यम से प्रचार प्रसार करवाया था। इन अभिलेखों के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था। वो लिपि कौन सी थी? अशोक ने इन अभिलेखों को खुदवाने के लिए 3 लिपियों का प्रयोग किया था। पहले कौन सी लिपि थी? खरोष्ठी लिपि। कौन सी लिपि थी? खरोष्ठी लिपि। एक थी ब्राह्मी लिपि। कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। तीसरी कौन सी लिपि थी? अरमाइक लिपि। कौन सी लिपि थी? अरमाई लिपि। अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेख हमें कौन सी लिपि में मिलते हैं? ब्राह्मी लिपि के अंदर मिलते हैं। और अभिलेखों का प्रयोग करके अशोक ने धम्म का प्रचार प्रसार किया था। इसके अलावा अशोक शासक बनने पश्चात उसने अपने लोगों का नैतिक चरित्र के उत्थान के लिए कार्य किया। इसके अलावा उसने बौद्ध धर्म से रिलेटिव जो स्थान थे, बोध गया है, लुम्बिनी है, इन स्थानों की उसने यात्राएं की थी और इन स्थानों पर जाकर के उन स्थानों को उसने कर मुक्त किया था। इस प्रकार से इतिहास में अशोक एक अमर शासक के रूप में ख्याति प्राप्त है। अशोक ने उसके बाद कलिंग युद्ध के पश्चात युद्ध त्याग की नीति अपनाता है और अशोक के मरने के पश्चात उसके जो उत्तराधिकारी है उन्होंने भी इसी नीति का अनुसरण किया था। अशोक के मरने पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने भी युद्ध न करने की नीति अपनाई, जो कि एक दृष्टि से बहुत उचित है क्योंकि युद्ध मानवता के लिए अभिशाप है, लेकिन एक दृष्टि से अनुचित भी है क्योंकि अशोक ने अपने जीवन काल में बहुत से सैनिकों को छुट्टी दे दी, बहुत से सैनिकों को उसने निकाल दिया, अपने सैनिकों की संख्या कम कर दी, हथियारों की संख्या कम कर दी
और अपना जो खजाना था, राजकोष था, वो लगभग उसने दान दक्षिणा इत्यादि में खर्च कर दिया। तो अशोक के मरने पर जो उत्तराधिकारी बने, उन उत्तराधिकारियों को अब मगध राजवंश का जो राजकोष था वो खाली मिला, या ऐसा समझ लो उसमें राजकोष धन की मात्रा बहुत कम थी। इसके लिए मगध की प्रजा भी, मगध के जो सैनिकों की संख्या भी कम कर दी, हथियारों पर भी ज़्यादा व्यय नहीं किया गया था, क्योंकि अशोक ने सैनिक अभियानों में और हथियार इत्यादि निर्माण में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाई और अपना पूरा खजाना जन कल्याणकारी कार्यों में पूरा कर दिया। अशोक के मरने के पश्चात उसके जो भी उत्तराधिकारी थे उनमें अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार जैसी योग्यताएं, पारदर्शिता और सैनिक कुशलताएं न होने के कारण धीरे धीरे मौर्य वंश अवनति की तरफ अग्रसर हो गया, अर्थात गर्त में चला गया। इसके बहुत से कारण है। पहला कारण अशोक का जो धम है, अशोक के धम के अकॉर्डिंग उसने युद्ध न करने के जो प्रण लिया था, उसी प्रण को उसके उत्तराधिकारियों ने भी निभाया। अशोक की मृत्यु के पश्चात 50 वर्षों तक कहीं पर भी विद्रोह नहीं हुआ, लेकिन अशोक की मृत्यु के 50 वर्ष के पश्चात जगह जगह बंगाल में, बिहार में, सौराष्ट्र प्रांत में, मध्य भारत में जगह जगह विद्रोह के स्वर बुलंद होने लगे और उन विद्रोह को अशोक के उत्तराधिकारी दबाने में पूरी तरह से नाकाम हो गए और इस प्रकार से एक महान राजवंश धीरे धीरे अवनति की तरफ अग्रसर हो गए। अशोक के पश्चात कुल 8 शासक हुए थे। अशोक के पश्चात कुणाल है, दशरथ है, संप्रति है, सालुशुक है, ठीक है ना, ये शासक हुए थे, लेकिन उनमें किसी भी शासकों में अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार जैसी योग्यताएं नहीं थी। और वही हुआ कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, जिसका नाम क्या था, बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ। मौर्य वंश का जो अगला लास्ट शासक था बृहद्रथ। बृहद्रथ का एक अमात्य था जिसका नाम था पुष्यमित्र। क्या नाम था? पुष्यमित्र। ये उसका अमात्य भी था और उसका दामाद भी था। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ। बृहद्रथ का जो मंत्री था या प्रधान पुरोहित था, प्रधान सेनापति था, जो दामाद था, वो पुष्यमित्र था। पुष्यमित्र अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी। प्रातःकाल 9 बजे सैनिकों की जो परेड चली थी, सैनिकों की परेड के सामने पुष्यमित्र शुंग ने अपने ही ससुर बृहद्रथ की हत्या करके एक नवीन राजवंश का उदय किया, जिसको कहते हैं शुंग राजवंश। आई थिंक आपको अशोक के बारे में समझ में आया होगा। अशोक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हम प्रकाश डालते हैं। पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत से प्राप्त किन अभिलेखों में स्वयं अशोक का नाम मिलता है? व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिए, इन प्रश्नों पर गौर कीजिए। पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न कौन सा है कि दक्षिण भारत से प्राप्त किन अभिलेखों में स्वयं अशोक का नाम मिलता है? तो आप मुझे बताएं वो कौन सा अभिलेख है जिसमें स्वयं अशोक का नाम मिलता है? वो अशोक का नाम किन अभिलेखों में मिलता है? दक्षिण भारत के पहला अभिलेख है मास्की अभिलेख। कौन सा? मास्की। और दूसरा अभिलेख है गुर्जरा अभिलेख। इन 2 अभिलेखों में स्वयं अशोक का नाम लिखा हुआ मिलता है। दूसरा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड की व्हाइट स्क्रीन पर ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है। वो प्रश्न क्या है? अशोक की उपाधियां बताइए। तो बच्चों, अशोक की जो उपाधियां हैं उसका नाम है, अशोक की उपाधियां कौन सी है? पहला देवानाम पिय, देवानाम पिय, देवानाम पियदसी। इस प्रकार से ये अशोक की उपाधियां हमें मिलती है। तीसरा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर देखिए, व्हाइट बोर्ड की तरफ जरूर ध्यान रखिए। ये प्रश्न आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को बिल्कुल आप नोटबुक में करिए, उनको याद करिए। तीसरा प्रश्न है, अशोक के पुत्र और पुत्री का नाम बताइए। तो अभी मैंने जस्ट 2 मिनट पहले अशोक के पुत्र पुत्री के नाम बताया। आप गैस करके बताइए अशोक के पुत्र पुत्री के नाम क्या है? तो अशोक के पुत्र का नाम क्या है? महेंद्र, जिसको अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। बोधि वृक्ष का एक हिस्सा देकर श्रीलंका भेजा था। उसमें श्रीलंका का शासक कौन था? तिष्य। क्या नाम था? तिष्य। और तिष्य जो था वो अशोक का जो पुत्र है महेंद्र, उससे बहुत प्रभावित हुआ था और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और इसी तिष्य ने अशोक के समान देवानाम पिय की उपाधि धारण की थी। तो अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र है और अशोक की पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। क्या नाम था? संघमित्रा। तो अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र, जिसको अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका को प्राचीन कालीन इतिहास में ताम्रपर्णी द्वीप कहा जाता है। और तिष्य ने महेंद्र के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म ग्रहण करता है और अशोक के समान ही देवानाम पिय की उपाधि धारण करता है। और अशोक की पुत्री का नाम क्या था बच्चों? संघमित्रा। ओके,
चौथा जो प्रश्न है आपके व्हाइट बोर्ड पर देखिए कौन सा है चौथा प्रश्न। अशोक के अभिलेखों में किस रानी का उल्लेख मिलता है? अशोक के कई अभिलेखों में एक रानी का उल्लेख मिलता है, जो ज्यादातर अभिलेखों में मिलता है, उसका नाम क्या है? कारुवाकी। क्या नाम था? कारुवाकी। ये अशोक की पत्नी का नाम था जिसका उल्लेख कई अभिलेखों में मिलता है। अगला प्रश्न आता है, अशोक ने राज्याभिषेक के कितवें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था? तो अशोक ने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष, लगभग शासक बनने के या राज्याभिषेक होने के 8वें वर्ष, कौन से वर्ष? 8वें वर्ष में उसने कलिंग पर आक्रमण किया था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। अशोक के शासन काल में कलिंग का शासक नंदराज था, उसकी जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? देखो, अशोक के शासन काल में कलिंग का शासक नंदराज था या कुछ और था, इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ शासक नंदराज के स्थान पर मूलराज बताते हैं। तो प्रश्न ये उपस्थित होता है कि अशोक के शासन काल में जो कलिंग का शासक नंदराज था, उसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो एक अभिलेख ऐसा है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा है? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख में हमें ये स्पष्ट जानकारी मिलती है कि अशोक के कलिंग पर आक्रमण करने के समय नंदराज ही कलिंग का शासक था, और इस कलिंग युद्ध की विस्तृत रूप से जानकारी हमें इस अभिलेख से प्राप्त हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं? किन बौद्ध भिक्षुओं के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो वो बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो पहला जो बौद्ध भिक्षु था वो था श्रमण निग्रोध। क्या नाम था? नाम बहुत ध्यान से लिखें, इसको ध्यान से देखें, क्योंकि आपने नाम गलत लिख दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। श्रमण निग्रोध और उपगुप्त, ये 2 बौद्ध भिक्षु थे जिसके प्रभाव में आकर के अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। ओके, देख लीजिए। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? देखिए, बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले अशोक शिव का उपासक था, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाने से पहले वो शिव का उपासक था, ब्राह्मण धर्म का अनुसरण करता था। तो बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले अशोक शिव का उपासक था, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? इसकी जानकारी हमें मिलती है राजतरंगिणी। कौन सी पुस्तक है? राजतरंगिणी। इसके राइटर का नाम बताइए। इसके राइटर का नाम है कल्हण। कल्हण की राजतरंगिणी। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कल्हण की जो राजतरंगिणी है भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा विश्वसनीय पुस्तक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कल्हण की जो राजतरंगिणी है किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से प्रभावित हुए बिना उसने पुस्तक लिखी है, और इस पुस्तक में उसने जो इतिहास का जिक्र किया है, इतिहास का वर्णन किया है, वो इतिहासकारों के अनुसार एकदम शुद्ध है। यहाँ तक कि कल्हण जिस दरबार में रहता था, जिस शासक का दरबार था, उस शासक के दुर्गुणों, अवगुणों और उसके गुणों का भी वर्णन किया। अधिकांश क्या मिलता है कि जो दरबारी इतिहासकार होते हैं वो केवल अपने राजाओं की अच्छाइयों को तो वर्णन करता है, लेकिन उनके जो बुराइयां हैं या उनके जो नेगेटिव इफेक्ट्स है उसके बारे में वर्णन नहीं करते। दरबारी कवि की विशेषता, क्योंकि मारवाड़ी कहावत है, जिके रिखाओ बाजरी बीरी भरो हाजरी। इसका मतलब, लेकिन ये कल्हण के जो राजतरंगिणी है, कल्हण के राजतरंगिणी को भारतीय इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। तो कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया था उससे पहले वो शिव का उपासक था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने कौन सा नगर बसाया था? या अशोक ने कौन से नगर बसे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार मैं से रूबरू हो चुका हूं। प्रश्न है, अशोक ने कौन सा नगर बसाया था? देखो, अशोक ने श्रीनगर बसाया था। वर्तमान में आपने श्रीनगर देखा होगा। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे। जो झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। इसके अलावा अशोक ने एक नगर और बसाया जिसका नाम था ललित पाटन। क्या नाम था? ललित पाटन। ये वर्तमान में कहां पर है? नेपाल। नेपाल में ये नगर है ललित पाटन, और श्रीनगर आपको पता है अपने भारत में है, झेलम नदी के किनारे। इन 2 खूबसूरत शहरों का निर्माण या इसकी स्थापना स्वयं अशोक ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या आप देखिए, प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? अशोक ने बौद्ध आजीविकों के निवास के लिए किन किन गुफाओं का निर्माण करवाया था? अशोक ने बौद्ध आजीविकों के रहने के लिए कुछ गुफाओं का निर्माण कराया था, बाकायदा इन गुफाओं का उसने नाम भी रखा था। तो वो गुफाएं कौन सी थी? इसकी तरफ चलते हैं। तो वो गुफाएं कौन सी थी? जिनका नाम था कर्ण, सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी। कर्ण,
सुदामा, चापार, विश्व झोंपड़ी, ऐसी गुफाएं थी, इनके नाम थे जो अशोक ने स्वयं बौद्ध भिक्षुओं के, बौद्ध आजीविकों के निवास के लिए बनाया था। देख लीजिए। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11 क्या कहते हैं? अशोक के राज्याभिषेक के 10वें और 20वें वर्ष किन स्थानों की उसने यात्रा की थी? राज्याभिषेक के कौन सा वर्ष? 10वां वर्ष। और 20वें वर्ष में उसने किन स्थानों की यात्रा की थी? तो याद रखिए, अशोक ने राज्याभिषेक के कौन से 10वें वर्ष में किस स्थान की यात्रा की थी? बौद्ध गया। किस स्थान की यात्रा की थी? ये दोनों जो स्थान है महत्वपूर्ण स्थान है जो बौद्ध धर्म से रिलेटिव है। 10वें वर्ष में किस स्थान की यात्रा की? बौद्ध गया। और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष किस स्थान की यात्रा की थी उसने? लुम्बिनी। कौन से स्थान की? लुम्बिनी। अर्थात 10 में गया, कहाँ गया? बौद्ध गया। इजिट्री के अकॉर्डिंग 10वें वर्ष में अशोक गया, कहाँ गया? बौद्ध गया। और 20वें वर्ष में कहाँ गया? लुम्बिनी। ओके। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में दक्षिण भारत के कौन से स्वतंत्र राज्य थे? या अशोक के शासनकाल में दक्षिण भारत के कौन से राज्य स्वतंत्र बने रहे? तो अशोक ने सुदूर भारत में, वर्तमान अफगानिस्तान, ईरान तक उसका साम्राज्य था, हिमालय की तराइयों से लेकर के वर्तमान नेपाल तक का, और दक्षिण भारत के 4 राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में उनका विशाल साम्राज्य था। दक्षिण भारत के ऐसे कौन से 4 शक्तिशाली राज्य थे जो क्षेत्रफल में तो बड़े छोटे थे लेकिन थे बड़े शक्तिशाली? वो 4 राज्य कौन से थे जिसे अशोक ने भी अपने शासनकाल में जीतने का प्रयास किया? शायद नहीं होगा। वो कौन से थे? चेर। कौन से? चेर, चोल, पांड्य और केरल। ये क्षेत्रफल में तो बड़े छोटे थे लेकिन अपनी वीरता और अदम्य साहस के लिए दक्षिण भारत के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। तो अशोक के शासनकाल में ये 4 जो बड़े राज्य थे, ये इन्होंने अपनी स्वतंत्रताएं बनाई रखी। या यूं कहें तो अशोक ने अपने शासनकाल में इन 4 राज्यों पर आक्रमण करने का प्रयास नहीं किया। तो बच्चों, आज हमने अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त की और अशोक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया। मैं आपको एक बार और कहता हूँ, ये प्रश्न जितने भी है ये कक्षा 10th के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपको पता है परीक्षाएं नज़दीक आने वाली है। गवर्नमेंट दोबारा परीक्षा करवाएगी। इन प्रश्नों का आप नोटबुक में उतारें, इन प्रश्नों के आंसर करें, याद करें, और वीडियो देख करके जिन बच्चों ने वीडियो पूरा देखा है उसको यस करके जरूर कमेंट करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।